हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था दोहरे निषेचन के बारे में, यानी डबल फर्टिलाइजेशंस के बारे में। आज हम लोगों का टॉपिक्स होगा जो दोहरा निषेचन है उसके क्या महत्व हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दोहरा निषेचन के महत्व को हम लोग पढ़ेंगे कि दोहरा निषेचन किस प्रकार एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए जरूरी है। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दोहरा निषेचन की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे दोहरा निषेचन में कि जो एम्ब्रियो शैक है उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया दो बार होती है। एक बार जब फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करता है तो उसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को सिंगेमी कह रहे हैं। फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एक सेल्स जब आपस में फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग सिंगेमी कहते हैं। इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से भ्रूण यानी एम्ब्रियो का विकास होता है। और दूसरे स्टेज में यानी दूसरे मेल गैमेट्स सेकेंडरी न्यूसेलस से फ्यूज करके पैन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है, अर्थात इससे इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और जब सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूसेलस से फ्यूज करता है तो उसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं। तो अब इस त्रिक संलयन से ट्रिपल फ्यूजन से इंडोस्पर्म का निर्माण होता है और यह इंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक होता है जो जाइगोट से बने भ्रूण का पोषण करता है, यानी उसके विकास में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर सिर्फ सिंगेमी की प्रोसेस हो और उसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण हो जाए और ट्रिपल फ्यूजन ना हो और इंडोस्पर्म का निर्माण नहीं हो तो भ्रूण का पोषण कौन करेगा। इसलिए दोहरे निषेचन में दोहरा निषेचन इसलिए जरूरी है ताकि भ्रूण का भी निर्माण हो सके और इंडोस्पर्म का भी निर्माण हो सके, ताकि इंडोस्पर्म बीज के अंदर जो भ्रूण का निर्माण हो चुका है उसका वो क्या कर सके, पोषण कर सके। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके इंपोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला दोहरे निषेचन के जो महत्व है वो अनेक महत्व है। तो सबसे पहला महत्व हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी दोहरा निषेचन का जो महत्व हम कह सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यानी डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप त्रिक या त्रिसंलयन होता है, यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है तथा इंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष जो एक पोषक उत्तक है का निर्माण होता है। अब ये चूंकि देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन हुआ और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप इंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। अब यही भ्रूण कोश बीज के अंदर विकसित हो रहे हैं भ्रूण का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। अर्थात ये एक पोषक उत्तक है, न्यूट्रेटिव टिश्यू है जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, खास करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं जो विकसित यानी विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो दूसरा इंपोर्टेंस हम इसका ये लिख सकते हैं, दूसरा इंपोर्टेंस ये लिख सकते हैं कि भ्रूण पोष ही यानी ये इंडोस्पर्म ही भ्रूण को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है।
उपलब्ध कराता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया। अब इसका तीसरा इंपॉर्टेंस ये है, क्योंकि इसमें यानी इंडोस्पर्म का जब निर्माण होता है भ्रूण पोष में मैटरनल एंड पैटर्नल, भ्रूण पोष के अंदर मैटरनल एंड पैटर्नल यानी जो मातृगुण होते हैं और जो पितृगुण होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इंडोस्पर्म में मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, मैटरनल एंड पैटर्नल गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः इसकी कोशिकाओं में संकर ओज तो इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड विगर बढ़ता है। ये दोहरे निषेचन के महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, VVI है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना भी है कि दोहरे निषेचन के महत्व को लिखें। या एक क्वेश्चन आता है दोहरे निषेचन से आप क्या समझते हैं, जो हम ऑलरेडी कल आपको पढ़ा चुके हैं। दोहरे निषेचन के महत्व को फिर से एक बार देख लीजिए कि दोहरे निषेचन का महत्व इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए बहुत अधिक है कि डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप त्रिसंलयन होता है, मतलब ट्रिपल फ्यूजन होता है, तथा ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और यह इंडोस्पर्म हम लोग जानते हैं कि जो जायगोट से भ्रूण विकसित होता है उसका यह पोषण करता है। अगर इंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होगा तो अभ्रूणपोषी बीज का निर्माण हो जाएगा, तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। दूसरा, इंडोस्पर्म ही भ्रूण को क्या करता है, पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है, यानी उसे पोषण प्रदान करता है। तीसरी बात कि इंडोस्पर्म में मैटरनल एंड पैटर्नल यानी मातृ एवं पैतृक यानी माता पिता दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः इसकी कोशिकाओं में संकर ओज यानी हाइब्रिड विगर्स बढ़ता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा के नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे। हो गया होगा। एक नोट्स आप याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था और किन पौधों पर किया था, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो आप नोट्स में लिख लीजिए कि दोहरे निषेचन को सर्वप्रथम 1898 में नवाश्चिन NAWASCHIN नवाश्चिन ने बताया था। अब इन्होंने इसकी खोज किस पे की, इन्होंने इसकी खोज एक पौधा है लीलियम LILIUM, इसको पढ़ेंगे लीलियम, एवं
लीलियम एवं फर्टिलेरिया, फर्टिलेरिया फर्टिलेरिया नामक पौधे में किया था। नोट्स ये है कि दोहरे निषेचन को सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में नावास्चिन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। नावास्चिन ने सर्वप्रथम इसकी खोज, एक प्लांट है लीलियम और दूसरा है फर्टिलेरिया नामक पौधे, इसमें उन्होंने इसका खोज किया था, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि दोहरे निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर नावास्चिन। डेट उतना इंपोर्टेंस नहीं है, पौधे का नाम याद रखिए, कहीं कहीं पे हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए सब चीज हमें याद होना चाहिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब देखिए, कल आपको हम बताए थे कि दोहरे निषेचन में एक चीज पढ़ा रहे थे कि जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो उससे जो पॉलन ट्यूब निकलते हैं, वो पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर्ड करते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं। लेकिन हम आपको यह भी बताए थे कि ज्यादातर केसों में ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल इंड से होता हुआ ही एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर्ड करे। माइक्रोपाइल मींस बीजांड द्वार। लेकिन ज्यादातर प्लांटों में ऐसा ही होता है कि वो जो पोलन ट्यूब है, पराग नलिका होता है, वो माइक्रोपाइल इंड्स के द्वारा ही एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर्ड करते हैं। तो पराग कोश में जो पराग नलिका है वो मुख्य 3 तरह से इंटर्ड करते हैं। तो आप हेडिंग लिख लीजिए कि पराग नलिका का, चूंकि देखिए भ्रूण कोश जो है वो बीजांड के अंदर पाए जाते हैं, तो हम ये लिख देते हैं, एक प्रकार का हेडिंग है पराग नलिका, इसको इंग्लिश में पोलन ट्यूब कहते हैं। पराग नलिका का बीजांड, इंग्लिश में बीजांड को ओव्यूल कहते हैं, बीजांड यानी ओव्यूल, बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश। तो आप याद रखिएगा कि जो पराग नलिका का बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश होता है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल्स के द्वारा नहीं होता है, वो 3 तरीके से होते हैं। तो जो 3 तरीका मतलब कहां से होते हैं वो, सबसे पहला एक ना, पराग नलिका का बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहला आप याद रखिएगा, थ्रू द माइक्रोपाइल, थ्रू माइक्रो बीजांड द्वार द्वारा, हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल्स को हिंदी में कहा जाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार द्वारा मैं लिख देता हूं यहां पे, बीजांड द्वार द्वारा। अब प्रश्न यह है कि जब पराग नलिका का बीजांड के भ्रूण कोश में माइक्रोपाइल्स के द्वारा प्रवेश होता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश बीजांड द्वार द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे पोरोगेमी कहा जाता है, POROGAMY, पोरोगेमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है थ्रो चलेजा, निभाग द्वारा, हिंदी में कहते हैं निभाग द्वारा।
आपको पता होगा कल जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे थे आपको, तो देखिए ये जो एम्ब्रियो सेक था, ये वाला जो यहाँ पे इस तरह की कोशिकाएं थी, 3 सेल्स का समूह इस जगह था, तो ये वाला जो एंड था ये माइक्रोपाइल, और ये वाला जो एंड था ये क्या था, चलेजा, ये चलेजा एंड है। तो कभी कभी क्या मतलब ज्यादातर केसों में तो माइक्रोपाइल्स, मान लो कि यहाँ पे परागकण आया और ये परागकण इस तरह से जर्मिनेट होकर के यहां से इसके अंदर इंटर कर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें चलाजा के द्वारा ही परागनलिका इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक के अंदर इंटर कर जाता है। तो दूसरा होगा हमारा थ्रो चलाजा यानी निभाग द्वारा। यह है कि जिस तरह माइक्रोपाइल्स के द्वारा जब इसके अंदर भ्रूणकोश के अंदर परागनलिका इंटर किया तो वो पोरोगेमी कहलाया। जब चलाजा के द्वारा परागकोश के भ्रूणकोश के अंदर परागनलिका इंटर करेगी तो वो क्या कहलाएगी, यानी निभाग के द्वारा कहलाएगी। वो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं चलेजोगेमी। नाम से ये स्पष्ट, चलेजो, इसे चलेजोगेमी कहा जाता है। और तीसरा होता है थ्रो हाइलम, सॉरी थ्रो थ्रोफ्यूनिकल या थ्रो इंटगमेंट। फ्यूनिकल को हिंदी में कहते हैं बीजांड वृंत, और इंटगमेंट मीन्स होता है अध्यावरण, यानी या तो बीजांड वृंत के द्वारा या तो फिर अध्यावरण के द्वारा इंटर करते हैं। तो इस तरह के कंडीशंस को, यानी ये जो इसके जैसे माइक्रोपाइल्स के द्वारा इंटर किया तो पोरोगेमी, चलेजा के द्वारा इंटर किया तो चलेजोगेमी, या फ्यूनिकल या इंटगमेंट्स के द्वारा अगर ये इंटर करता है इसको हम लोग मीजोगेमी के नाम से जानते हैं। मीजोगेमी। फ्यूनिकल को हिंदी में कहते हैं बीजांड वृंत, यहां पे लिख देते हैं बीजांड वृंत, और इंटगमेंट को कहते हैं अध्यावरण। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, जब परागनलिका का बीजांड के भ्रूणकोश में इंटर कितने तरीके से होते हैं, तो परागनलिका का बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश 3 तरीके से होते हैं। एक माइक्रोपाइल्स यानी बीजांड द्वार के द्वारा, बीजांड के द्वारा जब वो प्रवेश करेगा तो उसे पोरोगेमी के नाम से जानेंगे, पोरोगेमी कहलाता है। जब चलेजा के द्वारा इंटर करेगा तो वो चलेजोगेमी कहलाएगा। और जब फ्यूनिकल यानी बीजांड वृंत या इंटगमेंट यानी अध्यावरण के द्वारा वो बीजांड के भ्रूणकोश में इंटर करेगा तो वो उसे मीजोगेमी कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई ये भी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इंडोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप, यानी भ्रूणपोष और उसके प्रकार। कि हमारा टॉपिक्स है इंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप्स। हिंदी में कहें तो भ्रूणपोष एवं इसके प्रकार।
भ्रूणपोष क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग भ्रूणपोष को डील करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखिए, भ्रूणपोष ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जो बीज के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। और इस भ्रूणपोष में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, जिसमें मुख्य रूप से फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं। वो लिख देते हैं यहां पे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट, इंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक है। यह आपको याद रखना है, इंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक है। इंडोस्पर्म में दूसरा पॉइंट, इंडोस्पर्म में स्टोर्ड फूड मटेरियल पाए जाते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल पाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं फैट्स होते हैं या फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न है कि इसका क्या रोल है, भ्रूणपोष का क्या रोल है बीज के अंदर जो भ्रूण होते हैं उसके डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। तो रोल यानी यहां पे लिख देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। रोल यानी इंडोस्पर्म सीड के अंदर प्रेजेंट विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये आप यानी जो इंडोस्पर्म होता है, सीड के अंदर जो प्रेजेंट भ्रूण है, यानी विकासशील भ्रूण है, उसको ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और उससे भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। और जब एक फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन सीड्स के लिए, तो उस समय वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम फिर आगे हो गया होगा। अब ये कि भ्रूणपोष तो एक पोषक उत्तक है। अब प्रश्न है कि चूंकि ये भ्रूणपोष सीड के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, अब एक प्रश्न ये भी बनता है यहां पे कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, लिख लीजिए, भ्रूणपोष के आधार पर बीज
कितने प्रकार के होते हैं? या भ्रूणपोष के आधार पर बीज के प्रकार, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। तो भ्रूणपोष के आधार पर बीज के दो प्रकार होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडोस्पर्मिक सीड, या इसको कहा जाता है एल्ब्यूमिनस सीड्स। दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, या इसको कहा जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। यानी भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भ्रूणपोषी बीज यानी इंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स। दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज, जिसको हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के नाम से जानते हैं। अब यह है कि भ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं। तो देखिए, भ्रूणपोषी बीज यानी वैसे बीज जिसमें संपूर्ण भ्रूणपोष, जिसमें संपूर्ण भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के समय, भ्रूण के विकास के दौरान या आप कह सकते हैं समय, नष्ट नहीं होता है। मतलब उसका कुछ भाग अवशेष मतलब शेष रह जाता है इसमें। तो वैसे बीज को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अभ्रूणपोषी बीज यानी वैसे बीज जिसमें बीज में जो भ्रूण प्रेजेंट है उसके विकास के दौरान सारा का सारा भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म समाप्त हो जाता है और भ्रूणपोष का कुछ भी शेष नहीं बचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, भ्रूणपोषी बीज किसे कहेंगे? तो वैसे बीज यानी जिसमें संपूर्ण भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के दौरान खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और भ्रूणपोष का कुछ भी शेष नहीं बचता है, ऐसे बीज को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जबकि अभ्रूणपोषी बीज यानी वैसे बीज जिसमें भ्रूण के विकास के दौरान कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाते हैं, पूरा का पूरा भ्रूणपोष खर्च नहीं होता है, वैसे बीज को संपूर्ण भ्रूणपोष जिसमें समाप्त हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। मैं लिख दूंगा अभी, बीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। देखिए, जो भ्रूणपोषी बीज है इसके एग्जाम्पल्स मतलब जितने भी लगभग एक बीज पत्र वाले बीज होते हैं, मोनोकोटिलिडियन सीड्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जितने भी मैक्सिमम एक बीज पत्र वाला, जैसे गेहूं है, आपका मकई है, चावल है, ये सब जो है भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है। एग्जाम्पल याद रखिए, फिर मैं डिफिनेशन इसका लिख देता हूं। एग्जाम्पल जो भ्रूणपोषी बीज है इसके एग्जाम्पल जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, क्या होता है? नारियल, एक होता है अरंडी, जिसको इंग्लिश में हम लोग केस्टर के नाम से जानते हैं, केस्टर सीड, ये एटसेट्रा। जबकि अभ्रूणपोषी बीज जितने भी द्विबीजपत्री वाले बीज होते हैं, डाइकोटिलिडियन सीड्स होते हैं, जैसे चना है, उसका जब आप कवर हटाएंगे देखिएगा उसका बीज पत्र मतलब बीज जो है दो भागों में बढ़ जाता है। या जितने भी लगभग दलहन वाले फसल हैं उसके वो द्विबीजपत्री होते हैं। आम है,
आम का जब आप कभर हटाएंगे तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, उसके बीज दो भागों में बढ़ जाता है, तो वो द्विबीजपत्री बीज हो गए, जिसमें मतलब उसको डाइकोटिलीडियंस बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स यूं हो जाएंगे कि जैसे चना, मटर, आम, सेम और भी बहुत सारे, जैसे मूंगफली, इमली एटसेट्रा। तो बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल और भी होंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो एक बीज पत्री वाले बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी के बीज के एग्जाम्पल, लेकिन सभी नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और अभ्रूणपोषी बीज में जितने भी द्विबीज पत्र वाले बीज होते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, चना, मटर। एक और इसका एग्जाम्पल ऑर्किड या रखिएगा, ऑर्किड भी अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे। चलिए अब हम लोग भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज का डिफाइन लिख लेते हैं। सबसे पहले भ्रूणपोषी बीज लिख के डैश दीजिए। भ्रूणपोषी बीज बोलेंगे वैसे बीज जिसमें संपूर्ण भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के दौरान खर्च नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, अर्थात बीज में कुछ भ्रूणपोष शेष बच जाता है। ऐसे बीज को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चावल, मक्का, गेहूं एटसेट्रा। ऑलरेडी ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अभ्रूणपोषी को हम लोग लिखते हैं। अभ्रूणपोषी ठीक इसका अपोजिट लिखेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो खुद से भी लिख सकते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं। चलिए अभ्रूणपोषी बीज यानी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। पहले तो लिखिए वैसे बीज जिसमें संपूर्ण
जिसमें संपूर्ण भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के दौरान खर्च हो जाता है और भ्रूणपोष का कुछ भी शेष नहीं बचता है, ऐसे बीज को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मटर, सेम, चना, आम, इमली, ऑर्किड, एटसेट्रा। इसको आप नोट्स कर लीजिए। हो गया? अब एक प्रश्न है कि भ्रूणपोष कैसे होते हैं? भ्रूणपोष अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए। आंसर होगा भ्रूणपोष त्रिगुणित होते हैं। लेकिन यहां कभी कभी स्टूडेंट्स फंसते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हम लोग जान रहे हैं कि चूंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होगा, लेकिन अगर और एक चीज आप नोट्स में लिख लीजिए, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसके अंदर भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है? निषेचन के पहले या निषेचन के बाद? तो आपको पता होगा कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वो निषेचन के बाद होता है। यानी लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म का बात किया जाए तो जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के पहले हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, लिख लीजिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इसको हिंदी में एंजियोस्पर्मिक कहते हैं। आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे लिख देते हैं, आवृतबीजी पौधे। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है यानी सेकेंड मेल गैमेट्स जब सेकेंडरी न्यूसेलस से फ्यूज करता है तो ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप पेन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूसेलस का निर्माण होता है। तो हम लोग कहते हैं कि निषेचन के बाद जो है एंजियोस्पर्म का निर्माण होता है और इसके जो भ्रूणपोष होते हैं उसकी जो पोलैरिटी लेवल होती है वो त्रिगुणित होती है। क्या होती है? चूंकि निषेचन के बाद होता है तो सेकेंड मेल गैमेट्स जो दो पोलर सेकेंड मेल गैमेट्स प्लस सेकेंडरी न्यूसेलस दो पोलर न्यूक्ली से मिलकर बने होते हैं, इसलिए n+2n इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3n। यानी ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं, त्रिगुणित। लिख देते हैं जो 3n यानी त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड
होते हैं, जबकि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के पहले हो जाता है। भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के पहले हो जाता है। ठीक है, चूंकि ये निषेचन के पहले हो जाता है, तो चूंकि भ्रूणपोष इसलिए इसमें कैसे होता है, जो हैप्लॉइड यानी एन अगुणित होते हैं। ये कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रूणपोष कैसे। अगर डायरेक्टली ये पूछा जाए कि भ्रूणपोष कैसे है, तो आपको आंसर 3 गुणित लगाना है। लेकिन अगर कंडीशन ये लगा दे कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स लगा दे, तो आपको वहां पे थोड़ा सा कंसस होकर जवाब देना है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में भ्रूण का निर्माण निषेचन के पहले हो जाता है। जब निषेचन के पहले हो जाता है, तो इसलिए ये भ्रूणपोष कैसे होते हैं, एन होते हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में निषेचन के बाद होता है, तो वहां पे ये क्या हो जाता है, 3n हो जाता है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एंडोस्पर्म्स के टाइप्स को कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।